बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताने वाला हूं। तो ज़रा ध्यान से सुने। जब कोई प्रकाश की किरण चमकदार या चिकने तल पर पड़ती है तो अधिकांशतः उसका भाग जो होता है, जिस माध्यम से वो आई होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी को अगर इंग्लिश में कहें तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, देखिए ज़रा हेडिंग डालते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls on a shining surface, then it reflects in its first medium. यहाँ पे कॉमा लगाएंगे फर्स्ट मीडियम के बाद। फर्स्ट मीडियम, दिस इंसिडेंट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ज़रा इसको देखें ज़रा सभी बच्चे, इसको हम लोग फिगर से देखते हैं। ये देखिए आपका एक मिरर है, ये मिरर है जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड होता है। देखिए ये एक इंसिडेंट रे है जिसको आपतित किरण कहते हैं। ये एक लाइट रे देखो आई और इस पे आके मिरर पे इस जगह पे टकराती है और टकरा करके कुछ इस तरह से निकल जाती। इस किरण का नाम आपतित किरण, आपतित किरण, इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ध्यान दे जरा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक बेटा। अब जिस सरफेस पे ये आके मिलती है उसी सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक हम नॉर्मल खींच देते हैं, इसको नॉर्मल बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, इसको हिंदी में अभिलंब कहते हैं। हिंदी में इसको अभिलंब कहते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, अर्थात इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, इसलिए इसको आई से लिखते हैं। आपतन कोण इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब आई जो है क्या है? आपतन कोण है। आई आपतन कोण है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं इसको। और देखिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। लेकिन आर इज इक्वल टू क्या? परावर्तन कोण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो बेटा, इसी में आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान दें सभी लोग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है?
पहला नियम ध्यान दें सभी लोग, हिंदी में पहले सुने। आपतित किरण, ये देखिए आपतित किरण है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में देखो क्या कहते हैं। नंबर 1 देखिए, क्या कहोगे? इंसिडेंट रे, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, और लिखेंगे एंड नॉर्मल लाई। लाई माने होता है स्थित होना, स्थित होते हैं कहाँ पे? एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट ऑफ द सेम सरफेस, ऑफ द सेम सरफेस मतलब एक ही सरफेस के एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, रूल नंबर इसी में सेकंड देखते हैं, ध्यान दे जरा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान दे जरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equal to the angle of reflection। ध्यान दे जरा, तो ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू आर, I इज इक्वल टू आर होता है। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। चूँकि हमारे सिलेबस में स्फेरिकल मिरर है, क्या है? तो अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर की। ध्यान दे जरा, स्फेरिकल मिरर, इसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। सारे बच्चे ध्यान दें, इसको गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं वो समझते हैं। गोलीय दर्पण जो है कांच के खोखले गोले से काट के निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? गोलीय दर्पण। जैसे ये देखिए, कांच का एक खोखला गोला होता, ये आपको तो सर्किल दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको ये समझें कि एक गेंद की तरह था। कैसा था? मतलब बॉल की तरह था। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? इसी का एक हिस्सा काट लिया जाता है। मान लो मैंने यहाँ से इतना हिस्सा ये काट लिया, ए बी नाम का हिस्सा मैंने इससे काट लिया। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होगा, जब इसको हम काट लेंगे गोले से, तो इतना हिस्सा बचेगा। अब इसके एक सरफेस पे पॉलिश कर देंगे, चाहे जिस सरफेस पे कर दो, इस तरह से पॉलिश कर देंगे। आप देखिए, तो ये आपका स्फेरिकल मिरर आ गया। क्या आ गया? ये पॉलिश इधर भी हो सकती है, इस सरफेस पे भी, अंदर वाले में भी और बाहर वाले में भी हो सकती है। तो मैंने बाहर वाले में करके आपको दिखा दिया है। ये स्फेरिकल मिरर है। देखो डेफिनेशन कैसे देते हैं। गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। कटा हुआ कहो या एक भाग होता है, चाहे एक भाग होता है कह दो, चाहे एक कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक सरफेस पे क्या होती है? एक सतह पर
पॉलिश होती है, किसकी पॉलिश होती है? लेड ऑक्साइड की, PbO की। समझ में आ रही बात? तो देखिए इसी को लिखेंगे इंग्लिश में कैसे? स्फेरिकल मिरर is a part of hollow sphere। ये hollow sphere था बेटा, ठीक है? hollow sphere of glass in which one surface is polished by lead oxide। ध्यान दें, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक पार्ट होता है किसका? होलो स्फेयर ऑफ ग्लास का, मतलब कांच के खोखले गोले का भाग होता है। इन विच वन सरफेस इज पॉलिश, जिसकी एक सतह कैसी होती है? पॉलिश की गई होती है। किसके द्वारा? बाय लेड ऑक्साइड, PbO के द्वारा। ठीक है, अब देखिए स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। गोली दर्पण दो तरह के पाए जाते हैं। नंबर एक उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और दूसरा होता है अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस लेंस की बात बता रहे हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। अभी हम लोग टॉपिक मिरर का पढ़ रहे हैं, इसलिए मिरर पे ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के प्रकार कितने टाइप का होता है? नंबर एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। सारे बच्चे ध्यान दें। दूसरा होता है कॉनकेव मिरर, इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ध्यान दें जरा, देखिए आपका मिरर कुछ इस शेप में है, ऐसे देखिए, ये इस तरह से थोड़ा तिरछा था। तो इसमें दो प्रकार की सरफेस पाई जाती है, एक धसी हुई सरफेस, एक उभरी हुई सरफेस। धसी हुई सरफेस को प्रेस्ड सरफेस बोलते हैं इंग्लिश में, और उभरी हुई सरफेस को एलिवेटेड सरफेस बोलते हैं। अब ज़रा ध्यान दें, इसमें मिरर का निर्धारण हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो किससे हम फेस देख रहे हैं। जैसे मान लो इस मिरर में मैंने एलिवेटेड पोर्शन पे पॉलिश कर दी, उभरे हुए सतह पर पॉलिश कर दी, तो फेस हम प्रेस्ड सरफेस से देखेंगे ना, अगर मिरर है तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? कॉनकेव। क्योंकि जिससे हम चेहरा अपना देखेंगे मिरर के जिस सरफेस से, वो क्या कह रहा है, वही उसका ओरिजिनल नेम होगा। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉन्वेक्स मिरर में क्या लिखोगे? इट इज अ स्फेरिकल मिरर in which pressed surface is polished। इतना लिख देना बेटा। मतलब इसकी आकृति कुछ इस तरह से बनेगी, ऐसे, और ये सरफेस धसा हुआ हिस्सा जो है ये पॉलिश होगा, उभरे हुए हिस्से से हम लोग फेस देखेंगे, इसलिए इसका नाम क्या होगा? कॉन्वेक्स। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव का मतलब हो गया हम धसे हुए हिस्से से चेहरा हमको देखना है, तो पेंट कहाँ पे करेंगे? एलिवेटेड सरफेस पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट इज अ स्फेरिकल मिरर
in which it is a spherical mirror in which elevated surface is polished। इस तरह से, अब जरा ध्यान दें, इसको कैसे बनाएंगे, इस तरह से बना के इसमें ऐसे एलिवेटेड सरफेस पे पॉलिश कर देंगे। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस बताने जा रहा हूँ, ज़रा सभी लोग ध्यान दें। देखिए, बहुत ध्यान से समझें। ये मैं आपके सामने दो मिरर बना दे रहा हूँ। ये कॉनकेव मिरर हो गया, ध्यान दें जरा। ये इसका मिड पॉइंट है, जिसे पोल बोलते हैं। ये फोकस लेंथ है, फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऐसे ही दूसरा देख लें, देखें इधर, ये मैंने बनाया, ये यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस पॉइंट होगा, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ध्यान दें जरा। तो पहला क्वेश्चन आता है कि पोल क्या होता है। इसको, पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ध्यान दें जरा। तो ध्रुव क्या होता है वो आपको समझना है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से लिखते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, और क्या लिखोगे? इट इज डिनोटेड बाई P। इसको P से लिखते हैं बेटा, ठीक है। पोल आया बेटा समझ में। अब बारी आ गई, दूसरी हेडिंग होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। आपने हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास से आपने एक मिरर, स्फेरिकल मिरर को काटा था, काट के निकाला था ना। तो इसी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास के सेंटर को स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो हिंदी में इसको समझते हैं पहले। तो कहेंगे किसी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, नहीं ऐसे नहीं डिफिनेशन देंगे। गोली दर्पण को जिस कांच के खोखले गोले से काट के निकाला जाता है, उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार दोबारा समझ लें। गोली दर्पण को कांच के खोखले या जिस खोखले गोले से काट कर निकाला जाता है, उसी गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब जरा ध्यान दें, इसी को इंग्लिश में कहेंगे इट इज द सेंटर ऑफ, देखिए ये सेंटर होता है किसका? ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, ऑफ विच मतलब जिसका स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। जिसका स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक पार्ट होता है, ठीक है। इसी में अगली डिफिनीशन आती है
रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वक्रता, वक्रता त्रिज्या। सीधे शब्दों में आपको समझना है, कांच के जिस खोखले गोले से दर्पण को काट के निकाला जाता है उसी की त्रिज्या को या उसी गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे? बिल्कुल उसी वे पे लिखेंगे। बस क्या करेंगे, जहाँ पे सेंटर था वहाँ पे रेडियस बोल देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, इट इज द रेडियस ऑफ दैट हॉलो स्फेयर of glass of which spherical mirror is a part। बेटा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसी में अगला पॉइंट आता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ध्यान दें जरा। अब मुख्य अक्ष क्या होती है वो समझें। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको देखो इंग्लिश में क्या लिखते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ curvature and pole of the mirror is known as principal axis। देखिए तो इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में अगली डेफिनेशन, प्रिंसिपल फोकस। देखिए इधर प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। तो देखिए बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ध्यान दें जरा सभी लोग, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, देखो मुख्य अक्ष आपकी ये थी, इस मुख्य अक्ष पर आपने देखा ये दोनों रे जब जैसे ही ये देखिए समांतर रे आई थी,
आने के बाद दर्पण से टकराई, टकराने के बाद कहाँ पे होके गुजरी, यहाँ ऐसे इस तरह से होके गुजरी, मुख्य अक्ष को इसने एफ पे काटा, तो यही जो एफ पॉइंट है ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। अगर इस लेंस की बात करें तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे लेके जाओगे ऐसे इस तरह से, तो ये लाइट रे आपस में अंदर तो नहीं घुस सकती मिरर में, लेकिन ये क्या करेंगी, फोकस को पीठ दिखाते हुए ऐसे निकल जाएंगी इस तरह से, ऐसा लगेगा कि जैसे फोकस से होके आ रही हैं। अब डेड डैश करेंगे तो अंदर ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होके आ रही हैं ऐसे, तभी तो आभासी बनता है इसमें। देखिए जरा ध्यान दें, तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन देखिए क्या है। देखिए हिंदी में पहले समझें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए इसमें वास्तव में मिल रही और इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसलिए दोनों कंडीशन इसमें इंक्लूड करेंगे। तो अब आते हैं इंग्लिश में, देखो लिखते हैं, लिखेंगे इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस from where the light rays parallel to principal axis from where the light ray parallel to principal axis pass after पास और, अच्छा एक जगह प्रतीत होती है, पास और सीम टू पास या सीम पासिंग आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ध्यान दे जरा, इसका पूरा अर्थ पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए जरा गौर से। इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है। फ्रॉम वेयर मतलब जहाँ से, द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ से लाइट रे जो कि पैरेलल होती हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की। पास आर सीम्स पासिंग, या तो पास होती हैं या तो पास होती हुई प्रतीत होती हैं। आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक बेटा, तो इस तरह से आप ये प्रिंसिपल फोकस भी याद कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आता है फोकस लेंथ क्या होता है। तो देखिए फोकल लेंथ, इसी को हिंदी में कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, ध्यान दें जरा सभी लोग। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण के ध्रुव कहाँ पे है, ये देखिए P है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दें, इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट ऑफ द
मिरर, ये जो होता है फोकस पॉइंट और पोल ऑफ द मिरर के बीच की डिस्टेंस, बीच की दूरी होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, आगे आपका टॉपिक आ रहा है इमेज फॉर्मेशन, वो भी डिफरेंट सिचुएशंस पे, तो उसके पहले थोड़े से रूल आपको पढ़ने होंगे। पहले तो हम लोग पढ़ते हैं साइन ऑफ कन्वेंशन। साइन ऑफ कन्वेंशन, साइन ऑफ कन्वेंशन, ध्यान दें, जिसको हम लोग बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, ध्यान दें सभी लोग। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए सभी लोग, फिगर में ध्यान देना थोड़ा सा, फिगर से ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं एक मिरर यहाँ पे बना ले रहा हूँ, कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे आपको मैं पूरी इसकी सिचुएशन बताता हूँ। पी ये एफ है और ये सी है, बहुत ध्यान से समझें। देखिए बच्चों, याद रखें हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखते हैं, बहुत ध्यान समझें। आप ये समझ जाएं कि आप मिरर के सामने ऐसे खड़े हो गए और इधर ये बायां पक्ष होता है, इधर ये दायां पक्ष होता है, तो याद रखें वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं। तो बताइए मिरर पे जो किरणें जाएंगी, जैसे आप कोई भी वस्तु किसी मिरर के सामने खड़ी होती है तो उस वस्तु से प्रकाश की किरणें मिरर पे जाती हैं, ठीक है। तो वो जो जाने वाली किरणें होती हैं उनको आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। पहला पॉइंट, दर्पण में प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। किधर से डालते हैं? ये पहला पॉइंट है, सबको याद होना चाहिए। दर्पण में प्रकाश की किरणें सदैव कहां से डाली जाती हैं? ठीक है। लाइट रेज ऑलवेज आर ऑलवेज thrown from left, thrown on the mirror, on the mirror from left। पहला पॉइंट समझ लें, लाइट रे जो है हमेशा पॉइंट नंबर सेकेंड, ध्यान दें सभी बच्चे, सारी दूरियों को, जो भी दूरियां यहाँ पे मेजर करेंगे हम लोग, सारी दूरियों को दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। मतलब सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। समझ में आ रही बात? सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, all the distances are measured from the pole with principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दें जरा, ऑल द डिस्टेंसेज मतलब सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? पोल से नापी जाती हैं, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, बहुत ध्यान से समझ रहा, जब आप वस्तु को इधर रखोगे तो लाइट रे ऐसे ही तो जाएंगी, बोलो। तो देखा जाए लाइट रे के ये लाइट रे इंसिडेंट रे हैं, इनकी दिशा इंसिडेंट रे वाली दिशा है। तो यहां से सारी दूरियां नापेंगे तो इंसिडेंट रे की दिशा इधर होगी कि नहीं? ऐसे बोलो।
अगर ये रे आगे बढ़ेंगी ऐसे करके तो आपको ये दिशा मिलेगी ना इसमें, बोलो। अरे अंदर नहीं जाएंगे, मेरी बात ध्यान सुनो। इसमें सिर्फ इतना लेना है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापी गई डिस्टेंसेस प्लस साइन के साथ। बताओ, इंसिडेंट रे इधर से ऐसे जा रही थी कि नहीं, तो पोल से नापना है, तो पोल से इंसिडेंट रे की दिशा किधर होगी, राइट साइड में होगी ना। तो आपको बोलना है यहाँ पे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापी गई दूरियां प्लस साइन के साथ, मतलब आपको ये वाली डिस्टेंसेस प्लस साइन के साथ लेनी है, और इंसिडेंट रे की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां माइनस साइन के साथ ली जाती हैं। जिस तरह से क्वाड्रेंट के बारे में आपने सीखा है, आप इस पोल को आप ओरिजिन समझें। यहाँ पे जिस तरह से ओरिजिन का काम करता था, ओरिजिन वहाँ पे काम करता है, यहाँ पे पोल काम करता है। तो इधर की डिस्टेंसेस प्लस साइन के साथ और इधर की डिस्टेंसेस माइनस साइन के साथ, ऊपर की डिस्टेंसेस प्लस साइन के साथ, नीचे की डिस्टेंसेस माइनस साइन के साथ ली जाती हैं। बिल्कुल जैसे उसमें करते थे वही यहाँ पे करेंगे। और आगे जब न्यूमेरिकल आप पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल में आप में कभी u की वैल्यू माइनस में, कभी v की वैल्यू प्लस में ऐसे लिखना पड़ता है, तो वो सब यहीं से पता चलेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान दें। तो क्या बोलेंगे, थर्ड टॉपिक यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब सभी दूरियां जो इंसिडेंट मतलब आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं प्लस साइन के साथ। ऑल दी डिस्टेंसेस measured in the direction of incident ray are measured with positive sign, with प्लस साइन। इधर देखें, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन, यहाँ पे आर टेकन लिखना चाहिए था, आर टेकन विथ प्लस साइन, मतलब ये दूरियां प्लस साइन के साथ ली जाती हैं। बेटा आपतित किरण ध्यान दें, हमें आपतित किरण नहीं लेना, हमें आपतित किरण की दिशा लेना है। अब आप बताओ, जब यहाँ से डिस्टेंस सारी नापने की बात तुमने बताई है, तो आपतित किरण की यहाँ पे जो किरणें आ रही हैं आपतित वाली, उनकी दिशा किधर को है। तो आपको ये समझना है, ये जो पॉइंट आपने लिखा है इसका मतलब है इधर की दूरियां प्लस की ली जाएंगी, इस तरफ की, ठीक है ना, समझ में आया भाई। आपतित किरण ये किरणें जो आ रही हैं एरो, तो एरो तो तुम यहाँ से अगर नापोगे तो इधर की है ना, इस तरफ, इस दिशा में नापी की दूरियां प्लस साइन के साथ, और इसी का उल्टा। पॉइंट नंबर 4, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, ध्यान देना बेटा जरा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव, या आर टेकन विथ नेगेटिव साइन, ऐसे, मतलब माइनस का साइन लेना है आपको। मतलब कहने का ये पोल से इस तरफ की दूरियां अगर नापोगे, ये सारी दूरियां आप किस साइन में नापोगे, माइनस में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। पोल से इस तरफ लेफ्ट हैंड की जो डिस्टेंसेस नापोगे वो माइनस साइन की, पोल से राइट हैंड साइड की तरफ जो डिस्टेंसेस नापेंगे वो प्लस साइन की। कोई समस्या इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5, मुख्य अक्ष से, ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष से
ऊपर की दूरियां प्लस चिन्ह के साथ, नीचे की दूरियां माइनस चिन्ह के साथ ली जाती हैं। समझ में आ रही बात? मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां प्लस चिन्ह के साथ, नीचे की दूरियां माइनस चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो लिखेंगे द डिस्टेंसेस टेकन above the principal axis, the distances taken above the principal axis are taken किस साइन के साथ? आर टेकन विथ प्लस साइन, पॉजिटिव या प्लस बात वही। आगे देखते हैं इसी में पॉइंट नंबर 6, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां माइनस साइन के साथ ली जाती हैं। मतलब क्या हो जाएगा? द डिस्टेंसेस बिलो the principal axis are taken with negative sign या माइनस साइन लिख सकते हो। ऐसे तो इस तरह से मैंने आपको साइन ऑफ कन्वेंशन पढ़ा दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसका यूज बेटा होगा न्यूमेरिकल में, तो बाद में बताएंगे आपको इसके बारे में कैसे क्या करना है, पर ये आपको आना चाहिए। एक बार अपने दिमाग में फिर समझ लें, जिस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्वाड्रेंट के बारे में सिखाया गया था, वहाँ पे जो ओरिजिन काम करता था, यहाँ पे वही कौन काम कर रहा है? पोल काम कर रहा है। आपने देखा था ओरिजिन के राइट की डिस्टेंसेस प्लस साइन के साथ लेते थे वहाँ पे, ओरिजिन से लेफ्ट की डिस्टेंसेस माइनस साइन के साथ, ओरिजिन से ऊपर की डिस्टेंसेस प्लस साइन के साथ, नीचे की डिस्टेंसेस माइनस साइन के साथ। सेम वे पे यहाँ पे भी काम करना है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। बाकी जो इसमें बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।